कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे विकेंद्रीकरण का अर्थ और इसके महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, कि जब हम विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं, विकेंद्रीकरण का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि काम को लेकर निर्णय लिया जो जाता है उसका अधिकार सभी को दे देना। विकेंद्रीकरण की अधिकारों का फैलाव करना। एक हमने पढ़ा केंद्रीकरण और एक हम पढ़ रहे विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है फ्रेंड्स कि जब किसी बात को लेकर निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तर या शीर्ष स्तर भी बोलते हैं ना अपन उसको, उस प्रबंधक को होता है, तो वो केंद्रीकरण होता है। ठीक है, और इसके विपरीत जब कभी किसी काम को लेकर कोई निर्णय लेना है तो उस बात का अधिकार सभी कर्मचारियों को दे दिया जाता है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब हमारी बात को एग्जाम में कैसे लिखे समझ तो आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखे उसके लिए हम यहाँ पर डिटेल को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अन्य संगठनों में यह अधिकार प्रबंध के निम्नतम स्तर को भी दिया जाता है। वो बोल रहा है विकेंद्रीकरण का मतलब कि किसी काम को निर्णय लेने का अधिकार सभी को दे देना। अब सभी को जैसे उच्च, मध्य, निम्न इन अधिकारों को देना, लेकिन बोल रहा है कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जहां कर्मचारियों को ही बोल दिया जाता है कि आप खुद निर्णय ले लो। ठीक है, फिर आगे, जिन उपक्रमों में निर्णय लेने का अधिकार केवल मात्र शीर्ष स्तरीय प्रबंध को होता है वह केंद्रीकृत संगठन कहलाते हैं। आगे ना केंद्रीकरण कि जहां पर निर्णय लेने का अधिकार केवल शीर्ष स्तर या उच्च स्तर के प्रबंधक को हो, जबकि उन संगठनों में जहां इस प्रकार के निर्णयों को लेने में निम्न स्तर तक के प्रबंध को भागीदारी बनाया जाता है वहां विकेंद्रीकृत संगठन होता है। सरल शब्दों में विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार अंतरण करना है। सभी व्यक्तियों को काम सौंपना और अधिकारी बनाना उस काम को लेकर और उसके अधिकार देना। आगे समझो विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण एक ऐसा संगठन होता है जिसमें कार्य को लेकर जो निर्णय लिए जाते हैं उस बात का अधिकार सभी को देना केंद्रीकरण कहलाता है। और जब ऐसा अधिकार एक व्यक्ति रखता है, उच्च स्तर का व्यक्ति रखता है, तो वो केंद्रीकरण होता है। लेकिन फ्रेंड, केंद्रीकरण जो है ना, वो तो क्या है, कंपलसरी है। वहां पर क्या होता है कि व्यक्ति को पावर रखना ही होता है अपने पास, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि प्रत्येक संस्था केवल केंद्रीकरण के माध्यम से काम कर ले या विकेंद्रीकरण के माध्यम से कर ले। एक सीमा तक केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों होना जरूरी है। और विकेंद्रीकरण ऐच्छिक होता है। आपकी इच्छा हो तो आप लोगों में काम को बांटो और उसके अधिकार दो, अन्यथा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन देखा जाए फ्रेंड्स तो विकेंद्रीकरण जरूरी होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से आपके ऊपर उस काम का प्रेशर नहीं रहता है। अगर आप किसी को काम का बोलते हो, फिर अधिकार जो है वो आपके पास रखते हो, तो बार बार वो व्यक्ति आपके पास आएगा या आप उसके पास जाओगे, तो इससे तो अच्छा आप ही काम कर लो, है ना। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए एक सीमा तक कुछ जरूरी कामों को लेकर आप केंद्रीकरण रखो और कुछ काम जो सामान्य स्तर के हैं, जिनको कर्मचारी अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उस बात के लिए आप विकेंद्रीकरण भी संस्था में रखो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण का महत्व या इसके लाभ, आवश्यकता या उपयोगिता, किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम इसे समझेंगे। ठीक है, जैसे दिया है कि विकेंद्रीकरण से अधीनस्थों में पहल भावना का विकास होता है, मतलब जिनको अधिकार दिया जाता है, ठीक है, अधिकारों का फैलाव करना होता है विकेंद्रीकरण, तो उनकी पहल भावना मतलब उनके विचार हमें जानने के अवसर मिलते हैं और उन्हें भी अपने विचार बताने का अवसर मिलता है। हम भी तो देखें कि किसी को अधिकार दिया जाता है तो काम कैसे करता है। भविष्य के लिए प्रबंध की प्रतिभा का विकास होता है। शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, निर्णय में किसी प्रकार की देरी नहीं होती है, जो काम कर रहा वही निर्णय ले। ठीक है, शीर्ष प्रबंध को राहत के उसके ऊपर कार्यभार कैसा हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसने अधिकारी को नियुक्त किया। और ऐसा तो है नहीं कि वह हर कोई अधिकारी को नियुक्त करेगा, वो भी तो एक अच्छे ही व्यक्ति को, शिक्षित कुशल नागरिक को ही क्या करेगा, अधिकार देगा और काम सौंपेगा। ठीक है,
विकास को सरल बनाना, एंड लास्ट है श्रेष्ठ नियंत्रण। इन पॉइंट्स को एक एक करके हम सभी का मीनिंग जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट देखो क्या है फर्स्ट इसमें कि अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। अब कैसे होता है? विकेंद्रीकरण अधीनस्थों में आत्मविश्वास तथा भरोसे की भावना को जागृत करता है। यह इसलिए कि जब निम्न स्तरीय प्रबंधकों को स्वयं के निर्णयों से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अपने निर्णयों के अनुसार कार्य करते हैं। विकेंद्रीकरण से ऐसे प्रतिभावान कार्यकारियों की खोज में भी सहायता मिलती है जो भविष्य में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। अधीनस्थों में पहल भावना का विकास, जब आप विकेंद्रीकरण को अपनाते हो तो आपको आपके कर्मचारियों से ऐसे ऐसे विचार जानने को मिलते हैं जिससे उनकी छवि आपके मस्तिष्क में और भी अच्छी छप जाती है ना। आपको लगता है कि हाँ ये कर्मचारी बहुत अच्छा है। तो एक और जहाँ कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि हो रही है कि हाँ मुझे आज एक राइट मिला है, अधिकार मिला है, तो मैं इस अधिकार का सही तरीके से उपयोग करूं और अपने विचारों को बताऊं, तो वहीं हमारे उपक्रम को भी लाभ है कि उसके नए विचार से हमने कोई नए काम की शुरुआत की। ठीक है, तो इस विकेंद्रीकरण से हमें प्रतिभावान मतलब हमें प्रतिभा जानने को या देखने को मिलती है हमारे कर्मचारियों में। अगला, भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। अब आज तो वो काम कर रहे हैं, भविष्य में भी उनकी प्रतिभाओं का हमें क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। विकेंद्रीकरण से योग्य तथा दक्षता मतलब योग्यता, दक्षता प्राप्त लोगों को अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने का सुअवसर प्रदान किया जाता है, जिनको कि भविष्य में पदोन्नति देकर अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सके। इस प्रकार यह प्रबंधकीय शिक्षा का एक माध्यम है तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में अपने व्यक्तित्व को उपयोग में लाने का सुअवसर भी देता है। विकेंद्रीकरण क्या है कि अपने उपक्रम का तो काम अच्छे से कर ही रहा, साथ ही साथ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी हो रहा है, अर्थात वो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में भी दक्ष हो जाता है। अगला, शीघ्र निर्णय। बिल्कुल कि जब किसी व्यक्ति को काम दिया तो वो निर्णय भी वो खुद लेगा, इससे हमारे कार्यभार में क्या होगी? कमी आ गई और हमारा जो समय बचा उसे हम दूसरे महत्वपूर्ण काम में लगाएंगे, योजना बनाने में लगाएंगे। तो विकेंद्रीकरण में निर्णय कार्यस्थल पर लिए जाते हैं तथा उच्च अधिकारी या अन्य स्तरों में किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं होती है, अतः प्रक्रिया अधिक गतिशील होती है। विकेंद्रीकृत में सूचनाओं को लंबे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता, अतः उन्हें विकृत होने की संभावना कम ही होती है। विकृत मतलब होता है बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। जैसे राम ने मोहन को काम करने के लिए रखा, अब मोहन को बोल दिया कि इस काम को लेकर आपको सभी प्रकार के निर्णय लेने का भी अधिकार है, तो मोहन क्या करेगा? जब काम करेगा तो खुद ही निर्णय लेगा, वो राम का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि अधिकार शीर्ष स्तर का व्यक्ति रखता है, ठीक है, और कर्मचारी को काम करने का बोलता है, तो ऐसी कंडीशन में कर्मचारी अपने कोई विचार बताता है या उसको कोई परेशानी होती है या कोई काम अच्छा करवाना होता है या कोई नया विचार बताना होता है, तो बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। अब ऐसी औपचारिकताओं के कारण क्या होता है? निर्णय लेने में देरी हो जाती है, जिस देरी का पूरा प्रभाव हमारे उपक्रम पे पड़ता है। अतः उपक्रम में लेट लतीफी के काम न हो, देरी न हो, समय पर काम हो, इसके लिए क्या होता है? विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है, जिससे शीघ्र निर्णय ले लिए जाते हैं। एंड अगला है फ्रेंड्स इसमें शीर्ष प्रबंध को राहत। भाई एक व्यक्ति के काम का बोझ तो कम हो गया ना, तो क्या है इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों के क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण आदि में उच्च अधिकारियों को राहत मिल जाती है। पर्यवेक्षण मतलब उनकी जांच पड़ताल में, क्योंकि वे अपने कार्य को निर्धारित सीमाओं के अंदर जो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई थी कार्य करते हैं। शीर्ष स्तर के प्रबंधक के पर्यवेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो इस प्रकार के कार्य में कमी हो जाती है क्योंकि वह अपने अधिकारियों की सीमा निर्धारित कर देता है और उन्हें बता देता है कि इन सीमाओं के अंदर रहकर उन्हें काम करना है। फिर ये विकास को सरल बनाता है।
विकेंद्रीकरण निम्न स्तरीय प्रबंधकों तथा प्रभागीय अथवा विभागीय मुख्य अधिकारियों को महानतम स्वायत्तता प्रदान करता है, मतलब स्वयं से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार उन्हें अपने विभागों के अनुकूल सर्वोत्तम विधि से कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है तथा विभागीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित होते। विकास को सरल बनाना, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करके क्या करता है, प्रतियोगिताओं का सामना करता है। एंड लास्ट है इसमें श्रेष्ठ नियंत्रण। विकेंद्रीकरण से प्रत्येक स्तर पर कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अवसर मिलता है, जिससे प्रत्येक विभाग व्यक्तिगत रूप से उनके परिणामों के लिए जवाबदेह माना जाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण निष्पादन मापन विधि में नव प्रवर्तन करने के लिए प्रबंधकों को बाध्य करता है। श्रेष्ठ नियंत्रण, विकेंद्रीकरण से सभी कामों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और सभी को जवाबदेह ठहराया जाता है, सभी से जवाब मांगा जाता है कार्य को लेकर। इस तरह विकेंद्रीकरण से संस्था में प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स कि विकेंद्रीकरण से हमें कर्मचारी के नए विचार जानने को मिलता है। भविष्य में ही ना आज बल्कि भविष्य में भी उस अच्छे जो भी कर्मचारी होता है वो अच्छे से अपना विकास कर पाता है, शीघ्र निर्णय ले पाता है, प्रबंधक को राहत होती है, वह अपना जो समय महत्वपूर्ण कामों में लगाता है, विकास को सरल बनाता है, अपनी प्रतियोगिताओं का अच्छे से सामना कर पाते हैं और सभी को अधिकार देने के कारण सभी काम अच्छे से करते हैं और सीमाओं में रहकर करते हैं, जिससे प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण भी बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।